हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए म्यूजिक यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी कई सारे प्रैक्टिस सेट म्यूजिक के करवा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, राग हमीर किस ठाट के अंतर्गत आता है। राग हमीर जो है या किस ठाट के अंतर्गत आता है, तो राग हमीर कल्याण ठाट के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ख्याल गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग होता है। किस चीज के गायन में, तो ख्याल के गायन में किस प्रकार के तालवाद का प्रयोग किया जाता है, तो तबला का प्रयोग किया जाता है ख्याल गायन में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है। किस चीज में, तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या चीज को सूचित किया जाता है, तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से खाली को सूचित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वरों के ऊपर चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। स्वरों के ऊपर चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं, और स्वरों की ओर से नीचे उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो अवरोह कहते हैं। समझ गए, तो स्वरों के ऊपर चढ़ने के क्रम को क्या कहेंगे, आरोह, और उतरने के क्रम को अवरोह। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव किस ठाट से उत्पन्न है। राग भैरव जो है या किस ठाट से उत्पन्न है, तो राग भैरव को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, भैरव से ही उत्पन्न है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। भैरव और भैरवी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से याद रखेंगे। राग भैरव जो है वो भैरव ठाट से ही उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अलग क्वेश्चन है, राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है। राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो धैवत होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी भी राग के बारे में केवल आपको 5 बातें याद होनी चाहिए। कौन सी बात, अब 5 बातें, तो जैसे राग भैरव है, अब राग भैरव का वादी स्वर क्या है, संवादी स्वर क्या है, इसका गाने का समय क्या है, इसका ठाट क्या है, इसका उसके बाद आरोह क्या है, अवरोह क्या है, इतना ही आपको किसी भी राग के बारे में पता होना चाहिए। और आपके सिलेबस में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको राग भैरव के बारे में पढ़ना है, राग धनाश्री के बारे में पढ़ना है, राग हमीर के बारे में पढ़ना है, राग देसी के बारे में पढ़ना है, या किसी भी राग के बारे में पढ़ना है, ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया गया। आपके सिलेबस में ओनली मेंशन किया गया रागों का विस्तृत अध्ययन, यानी कि जितना भी राग है वो आपको सभी राग के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और सभी राग के बारे में आपको ये 5 बातें अच्छे से ये पता होनी ही चाहिए। समझ गए, इसके लिए आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप लोग वो पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ में आप लोगों को आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुरूप पूरा अच्छे तरीके से बता चुके हैं, किस तरह से आपके सिलेबस में क्या क्या सिलेबस है। और सिलेबस में आपको पहले ऊपर में सिलेबस दे दिए, सिलेबस के बाद आपको नीचे में बता दिए कि सिलेबस के अनुरूप आपको जो जो पढ़ना है उस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब मिल जाएगा। आगे वीडियो में भी आपको, वीडियो के लास्ट में या आगे वीडियो में आपको बता देंगे कि पीडीएफ को कैसे लेना है। ठीक है, और ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ताल का खाली होता है, तो 3 ताल का जो खाली है वो कितनी मात्राओं पर होता है, तो 9वीं मात्राओं पर 3 ताल का खाली होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, औंडव जाति में कितने स्वर व्यवहार होते हैं, तो औंडव जाति में 5 स्वर व्यवहार होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताल कहड़वा का प्रयोग होता है, तो ताल कहड़वा का जो प्रयोग है ये किस में होता है, तो सुगम संगीत में। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया कि सुगम संगीत के बारे में भी पढ़ना है, समझ गए ना, याद रखिएगा सुगम संगीत को भी पढ़ना है। तो ताल कहड़वा में प्रयोग होता है किसका, तो सुगम संगीत का, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, रूपक ताल में कितनी मात्राएं हैं। रूपक ताल जो है कितनी मात्राओं का होता है, तो रूपक ताल में 9 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन इसका सॉरी रूपक ताल है ना, तो इसका तो 7 ही होता है। इस रूपक ताल जो है कितनी मात्राओं का होता है, तो रूपक ताल 7 मात्राओं का होता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग भैरव का गाने का समय क्या है। राग भैरव को प्रातः काल में सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। प्रातः काल है राग भैरव का गाने का समय, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद में किस ताल का प्रयोग होता है। ध्रुपद जो है इसमें किस ताल का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, ध्रुपद में चौताल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है ध्रुपद में, चौताल का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है। कई बार आपको बता चुके हैं, किसी भी राग के बारे में आपको वादी, संवादी, ठाट, गाने का समय, आरोह, अवरोह, इतना ही बस पता होना चाहिए। तो राग भीम पलासी का संवादी स्वर क्या होता है, तो षंडज होता है राग भीम पलासी का संवादी स्वर, ऑप्शन टी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पंडित रामचंद्र मलिक एक डैश गायक थे। तो पंडित रामचंद्र मलिक जो थे वो किस तरह के गायक थे, क्या चीज गाते थे, तो ध्रुपद गायन करते थे पंडित रामचंद्र मलिक, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, पंडित रामचंद्र मलिक जो थे वो एक ध्रुपद गायक थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां डैश वादक थे। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं कि वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित, ये आपके एग्जाम में 7 से 10 नंबर के बीच में पूछा जाएगा, समझ गए। और इसके लिए भी आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, उस पीडीएफ में 112 क्वेश्चन रहेगा, समझ गए, और फोटो के साथ उसमें क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उस 112 क्वेश्चन को अगर आप लोग कंफर्म अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो 7 से 10 नंबर है वो उसी पीडीएफ से कंप्लीट होगा। टोटल आपको 4 पीडीएफ देंगे, एक में रहेगा वो बता देंगे आगे वीडियो में, ठीक है। तो चारों पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जो पूरा सिलेबस है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह का किस तरह के वादक थे, क्या बजाते थे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 7 से 8 पूछा जाएगा। आपके इस क्वेश्चन के जगह पर पूछा जाएगा कि जरीन दारूवाला का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। आपसे पूछा जा सकता है कि हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, या फिर आपसे पूछा जाएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। इस तरह के क्वेश्चन आपसे इस क्वेश्चन के जगह पर पूछा जा सकता है, समझ गए। तो क्वेश्चन था हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह का डैश वादक थे, सभी को पता ही होगा, बच्चे को पता होगा कि शहनाई बजाते थे, शहनाई का वादन करते थे, और इसी के लिए विश्वविख्यात थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किसके लिए जाने जाते हैं। पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार कौन, तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है किसके लिए जाने जाते हैं, तो संगीत प्रचारक के रूप में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो है वो जाने जाते हैं। किस चीज के रूप में, तो संगीत प्रचारक के रूप में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे। अब देखिए आपके सिलेबस में मेंशन क्या किसके बारे में आपको पढ़ना है, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। और आपके सिलेबस में ये एक चीज अच्छा है कि मेंशन कर दिया गया इतना ही व्यक्ति के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे ओमकारनाथ ठाकुर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ये क्या थे, तो एक गायक थे, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर तो सिंपल सा आपको पूछा गया कि जैसे ये क्वेश्चन है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे, एक गायक थे, तो पता ही होगा आप लोगों को। लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, वो जो जन्म हुआ था उनका, वो जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, या फिर आपसे पूछा जाएगा उनका जन्म किस गाँव में हुआ था। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। इस सब के लिए आप लोग उस पीडीएफ को जैसे ही पढ़िएगा उसमें पूरा आपका उनका जीवनी मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा, आपका पूरा सिलेबस जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ठाठ कितने प्रकार के होते हैं। ठाठ जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो ठाठ 10 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झप ताल में कितने विभाग होते हैं, किस चीज़ में, तो झप ताल जो है इसमें विभागों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है झप ताल में विभागों की संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम में लगते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है किस राग में, कौन सा वो राग है जिसमें कि दोनों मध्यम में लगते हैं, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। केदार राग में दोनों मध्यम में लगते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये तो बता चुके, स्वरों के उतरते हैं कब वो क्या कहते हैं, अवरोह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भीम पलासी का गायन समय क्या है। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्यों, क्योंकि इसका आंसर आप लोग को कई सारे वीडियो में बता चुके, समझ गए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भीम पलासी का गायन समय क्या है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और देखिए ये जो पीडीएफ के बारे में आपको बताए थे कि पीडीएफ ले लेना, वो किस तरह से लेना और क्या मिलेगा वो देख लीजिए, समझिए। कई वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके, लेकिन इसमें भी आपको तो 1 मिनट के अंदर आपको बता देते कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और किस तरह से मिलेगा। तो देखिए पहला इसमें आपको टोटल 4 पीडीएफ मिलेगा। पहला पीडीएफ रहेगा थ्योरी का पोर्शन, आपके सिलेबस में जो कुछ भी मेंशन किया गया, जो कुछ भी पढ़ना है उसके अंदर जितना भी पढ़ना है वो आपको इस पीडीएफ पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। म्यूजिक के बारे में आप लोग संपूर्ण पढ़ चुके होंगे आपके सिलेबस के अनुरूप, जितना भी आपको सिलेबस में पढ़ना था, बस केवल एक पीडीएफ से। ऐसा नहीं कि केवल एक पीडीएफ है तो 2-4 पेज का होगा हम तुरंत पढ़ लेंगे, इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। वो पेज जो है उसमें 60 से 65 पेज या 60 पेज के करीब उसमें पेज है, 65 जो भी आपको 65 या 70 जो भी पेज है वो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप लोग इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका संपूर्ण जो सिलेबस है वो एक ही पीडीएफ से कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलेबस तो कंप्लीट है, क्वेश्चन मतलब पूरा जो आपका थ्योरी का पोर्शन वो तो कंप्लीट है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्या मिलेगा, 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, एक तो नहीं 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और इसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट, प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर में म्यूजिक में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो बीपीएससी हो चाहे एसटीटी हो, जिसमें उस दोनों मिलाकर के जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सब आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ में, समझ गए।
उसके बाद ये 3 PDF अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बस आपसे थोड़ा सा एक बच जाएगा कि वाद्य यंत्र और उनके वादक। थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बता चुके थे कि जैसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हुआ या फिर बिस्मिल्लाह खां हुआ, वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये भी बता देते। उससे कम से कम 7 और ज़्यादा आपसे एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग इसमें 112 प्रश्न रहेगा, 112, अगर आप लोग इस 112 प्रश्न को कंप्लीट कर लेते हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक वाला, तो आपका ये भी जो 7 से 10 नंबर होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये अगर आप लोग चारों PDF को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अपने एग्जाम के लिए आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। समझ गए? अब देखिए, तो समझिए कि 4 PDF आपको मिलेगा। लेना किस तरह से, तो देखिए PDF का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़, और ऐसा नहीं है कि इसका 30, इसका 30, इसका 30 से, ये जो चारों PDF है इसका प्राइस कितना है, तो ओनली 30 रुपीज़ है, 30 रुपये ही है। और इसको पे कैसे करना है, तो वो देखिए नंबर है 7903820891। पहले ही बता देता, आप लोग इस नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा, ठीक है? कॉल आपको करना है नहीं, इस नंबर पर क्या करना है, ओनली 30 रुपये पे करना है। 30 रुपये जैसे ही पे कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे जाकर के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। स्क्रीनशॉट भेज दिए, नीचे मैसेज क्या कीजिएगा, BPSC म्यूजिक, समझ गए, BPSC म्यूजिक मैसेज कर दीजिएगा, तुरंत आपको चारों PDF मिल जाएगा। फिर से बोल रहे हैं, इस नंबर पे आप लोग कॉल नहीं कीजिएगा, सिर्फ आप लोग पे कीजिएगा 30 रुपये। और क्योंकि सब कुछ तो बता दिए ना, तो चारों PDF मिलेगा, क्या क्या मिलेगा चारों PDF में वो भी बता दिए, तो कॉल करने से क्या फायदा। तो इसलिए आपको क्या करना है, चारों स्क्रीनशॉट भेज देना है 30 रुपये पे करके। उसके बाद आपको क्या करना है, BPSC म्यूजिक मैसेज कर देना और चारों PDF आपको तुरंत मिल जाएगा। इसको पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में, इस चारों PDF को आप लोग बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं और बहुत ही कम समय अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। समझ गए? आशा करता हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है ना वाद्य यंत्र, ये यहाँ पर बताए थे आपको, ये PDF में मिलेगा 112 प्रश्न जो रहेगा वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित। और उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि पन्ना लाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। या सेम क्वेश्चन को आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो पन्ना लाल घोष जो थे वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बांसुरी वादन करते थे, बांसुरी बजाते थे पन्ना लाल घोष, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। और पिछले वीडियो में आप लोगों को वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित क्वेश्चन भी करवा रहे हैं और डेली आपको केवल 20 ही क्वेश्चन करवाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाते क्योंकि आप लोग एक साथ सभी क्वेश्चन करवा देंगे। तो इसमें नाम है, जैसे क्या नाम है, देखिए पन्ना लाल घोष जो थे बांसुरी वादन करते थे। तो अब कौन पन्ना लाल घोष थे, वो बांसुरी बजाते थे या फिर वो गिटार बजाते थे, वायलिन बजाते थे, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं नाम में। इसलिए आपको केवल 20 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं, रोज 10 दिन के अंदर में आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और अगर आप लोग रोज उसको 20 कंप्लीट करते हुए चलते, याद करते हुए चलते, तो 10 दिन के अंदर आपका ये टॉपिक भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। समझिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राग यमन का गायन समय क्या है। अब ये जो राग यमन है इसका गाने का समय क्या है, तो संध्या काल या फिर सायकाल भी हम उससे बोल सकते हैं। संध्या काल में राग यमन का गाने का समय है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण जाति में कितने स्वर का प्रयोग होता है, तो संपूर्ण जाति में 7 स्वर का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है, तो ताल लिपि में चिन्ह ओ से क्या सूचित किया जाता है, ये भी आपको ऊपर बता दिए थे, खाली को सूचित किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग देश किस ठाट से उत्पन्न है। अब राग देश जो है किस ठाट से उत्पन्न है, तो राग देश खमाज ठाट से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है राग देश, तो राग देश जो है खमाज ठाट से उत्पन्न होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, किसमें, तो चार ताल जो है इसमें कितनी खाली का प्रयोग होता है, तो चार ताल में 2 खाली का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छे तरीके से याद रखेंगे आप लोग, चार ताल में कितनी खाली का प्रयोग होता है, तो 2 खाली का प्रयोग होता है चार ताल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है। ध्रुपद जो है इसमें कौन सा ताल बजता है, तो ध्रुपद में चौताल बजता है, ध्रुपद में चौताल बजता है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। याद रखिएगा ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है, तो ध्रुपद में चौताल बजता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस राग में ग और नी जो है कोमल और बाकी बचे हुए जो स्वर है वो शुद्ध लगते हैं, तो काफी राग में। किसमें, तो काफी राग में ग और नी जो है कोमल होते हैं और बाकी बचे हुए जो शुद्ध है वो स्वर जो है वो शुद्ध लगते हैं, किसमें, तो काफी राग में। अगला क्वेश्चन है पंडित भीमसेन जोशी, यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जो थे ये क्या थे या फिर इनका संबंध किस चीज़ से था, तो गायक थे, यानी कि गाना गाते थे पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे था, तो गाना से था और ये गायन करते थे, गाना गायक थे पंडित भीमसेन जोशी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्तक कितने होते हैं। सप्तक कितने होते हैं इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा। पिछला क्वेश्चन एक और क्या था, भीम पलासी का गायन समय कब है और सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को कई बार करवा चुके हैं, समझ गए, और इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, देखिए इसलिए कमेंट बॉक्स में आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि पिछला वीडियो में करवा चुके हैं। अब पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोग को कितना याद है ये भी जांचना जरूरी है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सप्तक कितने प्रकार के होते हैं, और आंसर को अच्छे से लिखना है कि सप्तक 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार, इस तरह से लिखना है। और भीम पलासी का गायन समय क्या है, इस दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ताल का खाली क्या है, तो 3 ताल जो इसका खाली जो होता है वो 9वें स्थान पर होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, नाद के कितने प्रकार हैं। नाद जो है कितने प्रकार का होता है, तो नाद जो है ये 2 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का, ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है। ख्याल में किस प्रकार के ताल का प्रयोग होता है, तो 3 ताल का प्रयोग होता है ख्याल में, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आप लोग को ऑलरेडी ऊपर पीडीएफ के बारे में बता चुके हैं। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, लेना क्या चाहते हैं उसको ले लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसको अगर आप लोग कंप्लीट कर लिए, यानी कि आपका सिलेबस जो है वो 80% कंप्लीट हो जाएगा। चारों पीडीएफ को अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, आपका सिलेबस 80% कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। और बचे हुए 20% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वीडियो अपलोड होता है रोज, इसको डेली देखना पड़ेगा। अगर दोनों काम कर लेते हैं, एग्जाम से पहले आपका 100% सिलेबस कवर करवा देंगे, समझ गए। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।